प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? तो आज हम देखेंगे नवमांश कुंडली के जो 12 भाव है वो आखिर क्या सिग्निफाई करते हैं। लेकिन आफ्टर द मैरिज, क्योंकि नवमांश कुंडली हम अलग तरीके से भी देखते हैं, लेकिन जैसे ही विवाह होता है, विवाह के पश्चात ये 12 भाव क्या सिग्निफाई करते हैं वो आज हम खास तौर पर देखेंगे। तो शुरुआत द्वितीय भाव से करते हैं। द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब है। लेकिन आफ्टर मैरिज फैमिली का एनवायरनमेंट, फैमिली का माहौल किस तरीके से होगा और फैमिली के संबंध किस तरीके से हो गए, ये इंडिकेट करता है। लेकिन आफ्टर द मैरिज ऐसा समझिए कि किसी स्त्री की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो ससुराल में जाती है, तो सेकंड हाउस इंडिकेट करता है कि उससे किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, वहां का माहौल कैसा होगा ससुराल का, और उसे कैसे वेलकम किया जाएगा और उसे किस माहौल में एडजस्ट होना पड़ेगा, वो सेकंड हाउस से हम जान सकते हैं। जैसे कि वहां पर अगर मार्स है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो ससुराल के लोग डोमिनेंट हो गए, उसे डोमिनेंट एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। छोटी 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 बातों पे कहीं ना कहीं तो फैमिली में अनबन होती दिखाई देगी, एक दूसरे को डोमिनेट करना, ऐसे लोग उस ससुराल में हो सकते हैं। अगर मून है तो डेफिनेटली इमोशनल एनवायरनमेंट होगा ससुराल का, लोग अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, ये इंडिकेशन। अगर वीनस है तो बहुत ही अच्छा, जुपिटर है तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होगा, रिस्पेक्टेड एनवायरनमेंट होगा और हेल्दी एनवायरनमेंट आप समझ सकते हैं। लेकिन वहां पर अगर कोई अगर मेलेफिक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मार्स और सैटर्न एक साथ सेकंड हाउस में हो, या इस तरह के मार्स राहु, मार्स केतु, सैटर्न मार्स सन, सन और सैटर्न एक साथ, या मून केतु, ऐसे अगर कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ससुराल में फैमिली एनवायरनमेंट ठीक तरीके से नहीं मिलेगा। वहां पे जाकर बहुत सारी चीजें उसे एडजस्ट करनी पड़ेगी, ये भी इंडिकेशन होता है। दूसरा, वहां के प्लान से हमें यह पता चलता है कि फैमिली में डोमिनेंट किसका रहेगा। अगर मून है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो महिला, जो कि माता समान महिलाएं हैं या कोई माता है फैमिली की, उसका डोमिनेंट ज्यादा रहेगा आफ्टर द मैरिज। यानी कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में भी उस व्यक्ति का ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर सन है तो कोई सीनियर पर्सन घर में ही या फोर फादर फिगर हो सकते हैं। अगर वीनस है तो किसी महिला का इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है। सैटर्न है तो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति का इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है। मगर इस तरीके से आपको देखना है। देन सेकंड हाउस जो है, अगर पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो यहां से यह पता चलता है कि जैसे ही उसकी पत्नी उसके फैमिली में आती है तब क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके आने से क्या बदलाव हो सकता है, ये इंडिकेट होता है। अगर वहां पे समझे कि मार्स है तो पत्नी के आने से फैमिली एनवायरनमेंट में झगड़े बढ़ सकते हैं, ये हो सकता है। अगर जुपिटर है तो कहीं ना कहीं तो सैक्रेड एनवायरनमेंट बढ़ सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से वो फैमिली में आने से फैमिली अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकती है, ये भी इंडिकेट होता है। तो सेकंड हाउस है। दूसरा, सेकंड हाउस बोलने का भी है। तो आफ्टर द मैरिज जब भी लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आता है तो आपके बोलने के तरीकों में क्या बदलाव आ सकता है, उसके गाइडेंस से ये भी पता चलता है कि कहीं कहीं लोग बहुत ही मतलब टीकात्मक बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो गाइडेंस होता है लाइफ पार्टनर का कि ठीक है, आप इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो गाइडेंस है, उस गाइडेंस से क्या बदलाव आ सकता है ये भी पता चलता है। और आपके फूड हैबिट किस तरीके से होंगे ये भी पता चलता है आफ्टर द मैरिज। और कुकिंग का भी पता चलता है, स्पेशली फीमेल का। तो दूसरा, सेकंड हाउस फाइनेंस का भी है। लेकिन ये आफ्टर द मैरिज फाइनेंस में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है या डाउनफॉल हो सकता है, ये भी पता चलता है आपके लाइफ पार्टनर के आने के बाद। फाइनेंशियल कंडीशंस क्या रहेगी विवाह के तुरंत पश्चात कुछ दिनों में, यह भी इससे पता चलता है। समझिए कि नवमांश कुंडली का सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं तो आफ्टर मैरिज
लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल गेन में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर वहां पे शुभ प्लैनेट्स है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन होगी आफ्टर द मैरिज। नवांश कुंडली का सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ट्रबल आ सकता है आफ्टर द मैरिज। सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में तो लॉसेस हो सकते हैं। देन अगर सेकंड हाउस में सैटर्न है, तो सेकंड सैटर्न है, केतु है, तो ऐसा व्यक्ति फैमिली से कट भी सकता है, यानी कि आइसोलेशन में, फैमिली से दूर जाता है आफ्टर द मैरिज। कनेक्टिविटी कम दिखाई देती है। देन नेक्स्ट है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस क्या है? देखिए, थर्ड हाउस आपके मैरिज के पहले का एनवायरमेंट है, यानी कि शादी होने वाली है उससे पहले की 1 मंथ 2 मंथ का समय है। तो वो बहुत ही, अभी तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है इस देश काल परिस्थिति में। दूसरा, वो ट्रैवलिंग है बिफोर द मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज। देन वो बिफोर द मैरिज टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, और आफ्टर द मैरिज भी लाइफ पार्टनर के साथ, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में होने वाले टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का भी इंडिकेशन है। देन ये आपके ससुर का भी हाउस है, इससे ससुर के बारे में भी पता चलता है, डीप एनालिसिस हो सकता है। लेकिन देन आप आपके मैरिड लाइफ में क्या आर्टिस्टिक, मतलब इन चीजों को कैसे उजागर करोगे, आपको आर्ट में इंटरेस्ट होगा या नहीं, ये भी चीजें पता चलती है। कि जैसे कि दोनों एक साथ सिनेमा में जाएंगे, या सिनेमा देखने में जा सकता है, या किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है तो उस आर्ट को सपोर्ट करना होगा या नहीं, ये भी थर्ड हाउस से पता चलता है। तो अगर थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स है, मार्स सैटर्न या फिर मार्स केतु एक साथ हो, तो बिफोर द मैरिज कुछ दिन पहले प्रॉब्लम्स होती है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो इंजुरी की संभावना बनी रहती है, या कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिस कारण शादी टूटने की कगार पर आती है, या शादी के कुछ दिन पहले कुछ तो डिस्टर्बेंस होता है, या कुछ रिलेटिव को प्रॉब्लम हो जाता है, जिस कारण मैरिज सेरेमनी में दिक्कत दिखाई देती है। देन ये हस्बैंड और वाइफ बिफोर द मैरिज टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ये भी इंडिकेट होता है। अगर यहाँ पर मार्स है, वो भी कन्या राशि में है, तो कहीं ना कहीं तो ये दोनों बिफोर द मैरिज भी इनका झगड़ा हो सकता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में, और आफ्टर द मैरिज भी रहेगा। ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं करेंगे, ये इंडिकेशन है। अगर यहाँ पर वीनस है तो रोमांटिक बातें करेंगे, अगर मर्क्यूरी है तो ह्यूमरस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। देयर सन है तो बहुत रिस्पेक्टफुली कनेक्ट करेंगे। अगर सैटर्न है तो ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं करेंगे बिफोर द मैरिज और आफ्टर द मैरिज, ये भी पता चलता है। देन ट्रैवलिंग भी है बिफोर द मैरिज, ठीक मैरिज से पहले और आफ्टर द मैरिज क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये भी पता चलता है। देन ससुर के बारे में पता चलता है। अगर यहाँ पर मेलिफिक प्लैनेट्स है या कुछ कंजंक्शन है, जैसे सैटर्न मार्स, मार्स राहु, मार्स केतु, सन सैटर्न, तो इसका मतलब है कि ससुर जी को स्ट्रगल है, बिफोर द मैरिज स्ट्रगल हुआ है, और उनका जीवन संघर्ष में जा चुका है, ये इंडिकेशन है। या उनको कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम्स रही होगी बिफोर द मैरिज, ये भी इंडिकेशंस पता चलता है। तो इस तरीके से चीजों को हम देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है फोर्थ हाउस। देखिए, फोर्थ हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मैरिज का हैप्पीनेस है, सुख है, और जिसके लिए हम जीते हैं, सुखी होने के लिए, एक हैप्पी जीवन में हैप्पी होने के लिए तो हर चीज चलती है इंसान की। तो शायद आफ्टर द मैरिज व्यक्ति के पास पैसा हो सकता है, करियर अच्छा हो सकता है, सब कुछ चीजें अच्छी हो सकती है, लेकिन वो सुखी होगा या नहीं, ये फोर्थ हाउस से पता चलता है। तो वहां कौन से प्लैनेट्स है वो, और कंजंक्शन खास तौर पर कौन से है, ये बहुत ही मैटर करता है। फोर्थ हाउस ये इंडिकेट करता है कि मैरिज में एक दूसरे के साथ केयरिंग, सुहृदयता, सद्भावना कैसी रहेंगी, ये भी पता चलता है, और घर का एनवायरमेंट कैसा रहेगा, ये हस्बैंड और वाइफ किस तरीके से घर का एनवायरमेंट ठीक करने में हेल्प करेंगे, ये भी इससे पता चलता है।
दूसरा प्रॉपर्टी भी पता चलती है, लेकिन आफ्टर द मैरिज हस्बैंड और वाइफ एक साथ मिलकर जो प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे वो इससे पता चलता है। देन फोर्थ हाउस में इमोशनल कनेक्शन, फैमिली के साथ इमोशनल बिल्डअप, ये भी पता चलता है, और एक दूसरे के साथ इमोशनल बिल्डअप भी, जहां की एक हृदय की भावना, कनेक्शन, माइंड का कनेक्शन, ये इंडिकेट होता है। तो यहां पर अगर मेलेफिक शुभ प्लैनेट से तो बहुत अच्छा है, खासतौर पर वीनस, जुपिटर, मून होना, ये आफ्टर द मैरिज सुखी जीवन को इंडिकेट करता है, हैप्पी मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है, एक दूसरे में बहुत ही अच्छे संबंध को इंडिकेट करता है। दूसरा, इनके संबंध फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे, ये इंडिकेट करता है, और रिलेटिव के बीच में भी इनके संबंध बहुत अच्छे, ये भी इंडिकेट करता है। दूसरा, अगर यहां पर आप ऐसा समझिए कि मेलेफिक है, जैसे कि मार्स, सैटर्न है, तो सैटर्न खास तौर पर डिसकनेक्शन दिखाता है, यानी कि सब चीजें ठीक है चल रही तो करते रहना एक कर्तव्य के तौर पर, लेकिन उसमें बहुत डीप अटैचमेंट नहीं देता। केतु भी वैसा ही है। और मार्स जो है वो कहीं ना कहीं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि झगड़े को बढ़ाता है, टेंशन को बढ़ाता है रिलेशन में। ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये कंजंक्शन में आ गए, जैसे मार्स सैटर्न, राहु केतु, राहु मार्स, तो ये बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है, सुख का अभाव पूर्ण रूप से होता है वैवाहिक जीवन में, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, फैमिली में रिश्ते खराब होते, अच्छे नहीं होते, और घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी सही नहीं होता, घर के लोगों में अनबन बनी रहती है, और जिसका इम्पैक्ट फैमिली के सुख पर और निद्रा पर भी आता है। तो ये फोर्थ हाउस है। यहां से प्रॉपर्टी बिल्डिंग भी देख सकते हैं। अगर फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो कहीं ना कहीं तो आफ्टर द मैरिज प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होती है, और इसमें लाइफ पार्टनर की हेल्प और उसकी गाइडेंस भी मैटर करती है। फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में भी चीजों को बड़ा गेन दिखाता है, जैसे कि फोर्थ हाउस की जो भी है, प्रॉपर्टी है, लग्जरी है, कार्स है, इन चीजों में। लेकिन सिर्फ यहां पर मेलेफिक प्लैनेट्स नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ हाउस के तरफ हम बढ़ते हैं। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य है, और पूर्व पुण्य के कारण वैवाहिक जीवन में ये आदमी या जो भी पर्सन है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को किस तरीके से यूज करेगा, ये पता चलता है, और उसके उस डिसीजन मेकिंग से, उसके बुद्धि से ओवरऑल मैरिड लाइफ में क्या इंपैक्ट हो सकता है ये भी पता चलता है। सेकेंड थिंग, ये लाइफ पार्टनर की ग्रोथ को दिखाता है, लाइफ पार्टनर जीवन में क्या आगे बढ़ सकता है नहीं, ये भी दिखाता है, और कहीं ना कहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल को भी ये इंडिकेट करता है। थर्ड हाउस का एक पॉइंट रहेगा। थर्ड हाउस क्या है? सिबलिंग पे, लेकिन मैरिज का सिबलिंग क्या है? कुछ एक्स्ट्रा चीजें, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस में अगर मेलेफिक हो तो ये इंडिकेट करता है कि इसकी बुद्धि मैरिड लाइफ में ठीक तरीके से नहीं चलेंगी, इसका रोमांस कहीं ना कहीं तो डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक तरीके से लाइफ पार्टनर को ट्रीट नहीं करेगा, एग्रेशन की तरह ट्रीट करेगा। अगर यहां पर मेलेफिक कॉम्बिनेशन या मेलेफिक प्लैनेट्स ज्यादा है तो, यहां पर जुपिटर, वीनस, मून, मर्क्यूरी अकेले है तो इट्स अ वेरी गुड, बट ये कंजंक्शन में अगर आ गए, जैसे कि जुपिटर वीनस या वीनस राहु, तो ये एक्स्ट्रा फ्लेवर को ऐड करता है, कहीं ना कहीं तो और रोमांटिज्म ऐड करता है, जिसके कारण कुछ बुद्धि इस व्यक्ति की अलग तरीके से चल सकती है, जिसके कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। बट यही कॉम्बिनेशन ग्रोथ को आगे बढ़ाता है, ग्रोथ दिखाता है मैरिड लाइफ में, और ग्रोथ अलग तरीके से भी हो सकती है। देन सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस देखिए, सिक्स्थ हाउस लाइफ पार्टनर के स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, मैरिड लाइफ में जो लॉस होंगे वो इंडिकेट करता है, लाइफ पार्टनर को या वैवाहिक जीवन में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम को दिखाता है, वैवाहिक जीवन में कौन सा व्यक्ति या किस कारण तकलीफ आ सकती है, कौन शत्रु बनकर आ सकता है, जिसके कारण मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस आ सकता है, इस यहां से पता चलता है।
आप ऐसा समझे कि षष्ठ भाव में सन है, तो कहीं ना कहीं तो फैमिली में जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उसके कारण भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। मून है तो मदरली फिगर के कारण आ सकती है, कोई माता जैसी व्यक्ति के कारण आ सकती है। वीनस है तो कहीं ना कहीं तो किसी महिला के लिए कारण आ सकती है। और सिक्स्थ लॉर्ड जहां पर भी प्लेस है उस एरिया से पता चलता है कि कहां से दिक्कत आएगी। जैसे कि सिक्स्थ लॉर्ड इज इन द सेवंथ हाउस, और सेवंथ हाउस में है तो लाइफ पार्टनर से आ सकती है, लेकिन वो सेकंड हाउस में है तो डेफिनेटली फाइनेंस के कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक दूसरे में, मतलब हस्बैंड और वाइफ के भी, या फैमिली के कुछ मेंबर्स के कारण आ सकते। अगर फोर्थ हाउस में है तो घर के सीनियर पर्सन के कारण आ सकते, ऑथोरिटी पर्सन के कारण आ सकते। अगर टेंथ हाउस में है तो करियर ही कहीं ना कहीं तो दिक्कत बन जाएगा। देन हेल्थ और कष्ट प्रदान करता है, कष्ट प्रदान करता है लाइफ पार्टनर। यहाँ का जो प्लैनेट है वो खास तौर पर उसको सिग्निफिकेशंस देखिए, उसके कारकत्वों से पता चलेगा कि कैसे चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। देन सेवंथ हाउस देखिए लाइफ पार्टनर का है, उस वहां की राशि से आपको लाइफ पार्टनर का नेचर पता चलेगा, उसका लुक्स पता चलेगा, उसका अप्रोच पता चलेगा, पर्सनैलिटी तो है ही, ये सब चीजें पता चलेगी। एट्थ हाउस से क्या पता चलेगी, देखिए एट्थ हाउस सीक्रेटिव है, लेकिन ये वैवाहिक जीवन के रहस्य है जो आपने खुद सीक्रेट रखे हैं, यानी कि मैरिड लाइफ के सीक्रेट है जो सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर को मालूम नहीं है। जो चीजें आप लाइफ पार्टनर से छुपा कर रखते हैं और जिसे करने में आपको मजा आता है, वो चीजें हैं एट्थ हाउस की। जो व्यक्ति खुद जानबूझकर करता है वो चीजें एट्थ हाउस से देखी जाती है। दूसरा, यहां से मांगल्य भी देखा जाता है, लेकिन खासतौर पर लेडीज की कुंडली में, यानी कि फीमेल के चार्ट। तो अगर यहां पर आप समझे कि वीनस है तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति का एक मोटिव या फिर उस प्रकार के वीनस के सिग्निफिकेशन के रिलेटेड सीक्रेट्स हो सकते, चीजें छुपा कर रखना। तो अगर यहां पर शुभ प्लैनेट्स है तो सीक्रेट्स ओपन नहीं होते, लेकिन अगर मेलिफिक है जैसे मार्स वीनस तो सीक्रेट्स ओपन होने के चांसेस होते हैं, और जिस कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी आती है। दूसरा, ये डाइवोर्स का हाउस भी है, सेपरेशन का हाउस भी है। हाँ, सिक्स्थ हाउस देखिए सेपरेशन का भी, सिक्स्थ हाउस ये इंडिकेट करता है, लेकिन वो अलग सेपरेशन है। सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस में डिफरेंस देखिए कि सिक्स्थ हाउस क्या इंडिकेट करता है कि आफ्टर मैरिज ड्यू टू द जॉब और प्रोफेशन एक दूसरे से दूर रहना। अगर कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट में जॉब के लिए है या लंबे क्षेत्र में जॉब के लिए, तो एक दूसरे से दूरी बनती है। हेल्थ के कारण दूर रहना, ये चीजें दिखाता है षष्ठ भाव, या कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण होना जिस कारण एक दूसरे से दूर रहना कंडीशन निर्माण होती है। इस तरीके से एट्थ हाउस भी सेपरेशन दिखाता है, लेकिन एट्थ हाउस डाइवोर्स को स्पेशली इंडिकेट करता है, लीगल डाइवोर्स को। और ड्यू टू द हिडन सीक्रेट, ये भी कारण होता है। लेकिन यहां पर स्पेशली फीमेल के चार्ट में मार्स राहु का कंजंक्शन, मार्स केतु का कंजंक्शन, सैटर्न मार्स का कंजंक्शन सही नहीं कह सकते, ये लाइफ पार्टनर को या मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम में लाते हैं, और ये डाइवोर्स की कंडीशन भी बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कुंडली को देखना पड़ता है इसके लिए। देन नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस आपके वैवाहिक जीवन का भाग्य है। आपके वैवाहिक जीवन में आपको किस साधना को करना चाहिए, किस देवता का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, ये हम जान सकते हैं। दूसरा, परिवार में या जो आपके
सीनियर्स पर्सन होते हैं उनका मार्गदर्शन आपको कैसे मिल सकता है, किन लोगों के मार्गदर्शन के कारण आपका विवाह अच्छी तरीके से गुजरेगा, आपका वैवाहिक आयुष्य लाइफ अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है, ये 9th हाउस से पता चलता है। और 9th हाउस से ये पता चलता है कि पूर्वजों का, चाहे पितरों का हो, देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर किस तरीके से रह सकता है, ये पता चलता है। और अगर कोई टफ सिचुएशन आपके जीवन में, खासतौर पर मैरिड लाइफ के ऊपर अगर आती है, तो उसमें आपका भाग्य कितना साथ देगा, ये इससे पता चलता है। या कोई व्यक्ति या कोई हेल्प आपको हो सकती है या नहीं, ये 9th हाउस से पता चलता है। अगर यहां पर समझिए कि जुपिटर है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद है, पूर्व जनों का आशीर्वाद है, सही मार्गदर्शन आपको हमेशा मिलता रहेगा आपके वैवाहिक जीवन में। ये विवाह के अकॉर्डिंग है। और कौन सी साधनाएं करनी चाहिए, जैसे वीनस मून हो तो माँ गौरी की, माँ आदि शक्ति की साधना आपको हमेशा करनी चाहिए मैरिड लाइफ में। दूसरा कि यहां से आपको और चीजों का ज्ञान होता है, जो कि आपके पितृदोष है या नहीं, ये यहां से पता चलता है। जैसे कि यहां पर अगर राहु सन एक साथ हो, केतु सन, केतु मून, केतु राहु एक साथ हो, या मेलेफिक कॉम्बिनेशन हो, मार्स केतु, मार्स राहु, तो ये मार्स राहु, मार्स केतु प्रॉपर्टी के दोष दिखाता है। या फैमिली में कुछ यंग जनरेशन में कोई व्यक्ति की डेथ होने के कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये इंडिकेट करता है। सन के साथ होने वाले योग पितृदोष को इंडिकेट करता है, मून के साथ होने वाले योग भी पितृदोष को इंडिकेट करता है। और वो पितृदोष खास तौर पर महिलाओं का होता है, और जिस कारण आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, किसी भी व्यक्ति के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये इंडिकेट करता है जिसकी कुंडली है खासतौर पर उसके बारे में। और ये प्रॉब्लम्स आते हैं एक दूसरे में डिस्टर्बेंस होना, और खास तौर पर चाइल्ड बर्थ में ये प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। कि देन 10th हाउस आपके मैरिड लाइफ का कर्म है। आप मैरिड लाइफ में किस तरीके से बिहेव करेंगे, आपका कर्म क्या रहेगा, ये पता चलता है। ओवरऑल आफ्टर द मैरिज आपकी करियर ग्रोथ भी दिखाता है। लेकिन मैरिज का कर्म मतलब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहरी दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में उनका बिहेवियर सही नहीं होता, ये यहां से पता चलता है। वो लाइफ पार्टनर को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते। दूसरा, आफ्टर द मैरिज करियर में प्रोग्रेस दिखाता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ लाइफ पार्टनर। चाहे लाइफ पार्टनर के आने से करियर में प्रोग्रेस, लाइफ पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट आपके करियर में, उसके सहयोग से आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये भी इससे पता चलता है। यहां पर मेलेफिक प्लैनेट्स हो तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में, खासतौर पर मेलेफिक प्लैनेट जो मैं हमेशा बताता हूँ, मार्स केतु, मार्स राहु, सैटर्न मार्स, ये कॉम्बिनेशन अगर है तो ऐसा व्यक्ति का कर्म मैरिड लाइफ में ठीक नहीं होता। यानी कि ये व्यक्ति वैवाहिक जीवन में अपने लाइफ पार्टनर को ठीक ट्रीट नहीं करता। और घर में कहीं ना कहीं तो लाइफ पार्टनर के मदर की प्रॉब्लम्स होती है, मदर इन लॉ की प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उनके साथ अनबन होती है। दूसरा, एक चीज को याद रखिए, जब भी 4th और 10th हाउस एक्सिस पर राहु केतु के साथ मार्स आता है या सैटर्न आता है, खासतौर पर मार्स, तो ऐसे व्यक्ति का हमेशा जो सास और ससुर से दिक्कत बनी रहती, सुख कम होता है मैरिड लाइफ में ड्यू टू द रिलेशंस मेंटेन करने में कमतरता आती है ऐसे व्यक्ति को। देन 11th हाउस क्या है? 11th हाउस इज ओवरऑल गेन ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज से क्या गेन हो सकता है, मैरिज की बात चल रही है। आफ्टर द मैरिज भी क्या गेन हो सकता है, वैवाहिक जीवन से क्या गेन हो सकता है, लाइफ पार्टनर से क्या गेन हो सकता है, ये भी पता चलता है। जैसे कि 7th लॉर्ड 11th हाउस में हो या लग्न लॉर्ड 11th हाउस में, तो आफ्टर द मैरिज बहुत अच्छी तरीके से गेन होती है, लाइफ पार्टनर बड़ा कमाने वाला मिलता है, उसके उसके आने से पैसा आना शुरू हो जाता है। अगर 11th लॉर्ड 2nd हाउस में है तो फाइनेंशियल गेन देखने को मिलता है आफ्टर द मैरिज तुरंत। देन 11th लॉर्ड 4th हाउस में तो प्रॉपर्टी की गेन देखने को मिलता है या घर का गेन देखने को मिलता है। देन 5th हाउस है तो चाइल्ड बर्थ या ओवरऑल गेन को देखने को मिलता है। और अगर अष्टम भाव में है तो शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन बड़ी गेन देखने को मिलता है, ससुराल से भी गेन देखने को मिलता है।
ये आपको दिखाता है कि क्या व्यक्ति किस एरिया में लालची होगा अकॉर्डिंग टू द मैरिज। अगर 11th लॉर्ड सेकंड हाउस है तो ये चाहेगा कि लाइफ पार्टनर से धन आए। लाइफ अगर 4th हाउस में तो ये चाहेगा कि लाइफ पार्टनर या आफ्टर द मैरिज प्रॉपर्टी मेरी बने। प्रॉपर्टी के बारे में ये थोड़ा सा लालच इसका ज्यादा होगा। देन 11th हाउस आपका आफ्टर द मैरिज, आप और आपका लाइफ पार्टनर मिलकर क्या सोशल सर्कल बनाते हैं, क्या दोस्त बनाते हैं, उनके साथ रिश्ते, सोशल सर्कल में रिश्ते, रिलेटिव्स के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, उनसे क्या गेन हो सकता है, ये भी पता चले। देन 12th हाउस ये है, हाँ 11th लॉर्ड अगर 10th हाउस में तो करियर में बहुत अच्छी गेन मिलती है। 12th हाउस लॉसेस को दिखाता है, लेकिन आप और आपके लाइफ पार्टनर ने किए हुए लॉसेस को दिखाता है, मैरिड लाइफ में होने वाले लॉसेस को दिखाता है, ड्यू टू द लाइफ पार्टनर होने वाले लाइफ पार्टनर के कारण होने वाले लॉसेस को भी इंडिकेट करता है। फॉरेन से अगर कनेक्शन है तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। अगर यहाँ पर मेलिफिक कॉम्बिनेशन है मार्स राहु मार्स के तो सैटर्न मार्स, तो ये बंधन योग को दिखाता है, यानी कि लाइफ पार्टनर के कुछ डिसीजन के कारण, कुछ गलतियों के कारण व्यक्ति का जीवन बंध जाता है फाइनेंशियली, या कुछ ऐसी चीजें या इवेंट्स देखने पड़ते हैं आफ्टर द मैरिज जो कि सही नहीं हो, बहुत संघर्ष हो सकता है ड्यू टू द फाइनेंशियल लॉस। हेल्थ और हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, लेकिन लाइफ पार्टनर की और मैरिड लाइफ में होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन को भी ये इंडिकेट करता है। देन 12th हाउस आपकी गुप्त शत्रु का भी है, 6th हाउस भी शत्रु का है। 12th लॉर्ड की प्लेसमेंट जहां पर है वहां से पता चलेगा कि मैरिड लाइफ में आपके गुप्त शत्रु कौन से हैं। जैसे 12th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में, तो ये इंडिकेट करता है कि फैमिली के मेंबर्स ही आपके गुप्त शत्रु होंगे, आपके मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने में या आपके मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में वो पार्ट लेंगे। देन अगर 12th लॉर्ड अगर 5th हाउस में है तो ये इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई तो एक्स्ट्रा पर्सन है जो आपके जीवन मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरीके से देखना है। अगर यहां पर ओवरऑल तरीके से यहाँ का प्लान 12th हाउस नहीं, ओवरऑल ही D9 चार्ट को आप देख सकते हैं, वहां के कंडीशंस आपको देख सकते हैं, प्लैनेटरी पोजीशन को देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा कि किस भाव में क्या चीजें हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।